नमस्कार। रण क्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बात उत्तर प्रदेश की, और जब बात मैं उत्तर प्रदेश की करूं तो ये जो मेरे पीछे चेहरा है वो चेहरा जहन में आना लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बातें सिर्फ नारों में, स्लोगन्स में हुआ करती थी साहब। लेकिन उत्तर प्रदेश को अगर किसी ने उत्तम प्रदेश बनाया तो वो यही चेहरा है, योगी आदित्यनाथ, जो केवल सीएम नहीं, केवल मुख्यमंत्री नहीं, फायर हैं, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से 2017 से लेकर आज की तारीख 2024 तक उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर सामने आई, उसने तकदीर उत्तर प्रदेश की बदल कर रख दी है। न केवल उत्तर प्रदेश अब देश में जीडीपी के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है, देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से बूस्ट करने में जहां वो आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाई विकास को गति देने में अगर किसी राज्य का नाम अग्रणी रूप से सामने आएगा तो वो उत्तर प्रदेश ही होने वाला है। और यही वजह है कि आज की तारीख में निवेशकों की पहली पसंद भी उत्तर प्रदेश बन चुका है। न केवल निवेश के लिहाज से, न केवल निवेश के माध्यम से, बल्कि बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए जिसने उत्तर प्रदेश की तकदीर ही बदल दी। और खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर का जब जिक्र आता है तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की डिक्शनरी में अपराध नाम का कोई भी शब्द होना ही नहीं चाहिए। अपराधी उत्तर प्रदेश में होने ही नहीं चाहिए। अपराधी थर थर कांपे, वो फायर हैं योगी आदित्यनाथ। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 2027 का चुनाव भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो सीएम केवल सीएम ही नहीं, फायर हैं। क्या वाकई उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ गेम चेंजर हैं? और ये गेम क्या विपक्षियों के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है? आज इसी पर करेंगे हम खुलकर बहस। कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आइए जरा देख लेते हैं ये टीजर रिपोर्ट। चाहे बुलडोजर एक्शन की हो, लव जिहाद के खिलाफ कानून, या फिर गोरक्षा का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयोगों को कई दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी दोहराया गया है। यूपी सरकार में माफियाओं को खत्म करके राज्य की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपनी सफलता का परचम लहरा दिया है। इसी का असर है कि राज्य में रोजगार और निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तभी तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी योगी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। धनखड़ ने कहा कि यूपी के सीएम फ्रंट फुट पर बैट से खेलते हैं और योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। श्रीमान योगी आदित्यनाथ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, हाउ टू डिस्क्राइब हिम? The largest state of the union is blossoming and flourishing under his dynamic governance. Yogi ji has turned out to be a game changer for this state, and that will help the nation. देश का सबसे बड़ा राज्य सीएम योगी के गतिशील शासन में फल फूल रहा है। योगी आदित्यनाथ इस राज्य के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं और इससे देश को काफी मदद मिल रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के शुभारंभ पर तो उत्तर प्रदेश में योगी विकास की रेल के वो इंजन हैं जो रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और रफ्तार के साथ ही विपक्षियों को भी ये बता रही है कि भाई हल्के में मत लेना, हम वो फायर हैं जो हर तरीके से जो गलत चीजें होंगी उसे जलाकर रख देंगे। और योगी पहले भी कह चुके हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और माफियाओं का खात्मा यानी एक सभ्य समाज की नींव को मजबूत करना। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के लिए
योगी आदित्यनाथ को गेम चेंजर कहा जा रहा है। लेकिन क्या विपक्ष इससे सहमत है? आज इसी पर तो होगी बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले जो बातें योगी आदित्यनाथ ने कही, जो बातें जगदीप धनखड़ जी ने कही, आइए जरा उन बातों को जरा गौर से सुन लेते हैं। और स्किल मैपिंग कराने के साथ एक एक जनपद को हम लोगों ने पूरी स्किल मैपिंग के पूरे डाटा उपलब्ध करवाने के साथ ही उन्हें वहां पे संबंधित यूनिट में कार्य करने के लिए भी एक ऑफर उन्हें उपलब्ध करवाया। परिणाम था कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं फैली, बल्कि उन लोगों ने आकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट दिया। और उत्तर प्रदेश आज यही कारण है कि न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ करके आज ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है। ये वही यूपी है जो आज से 7 वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। इसमें एमएसएमई सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है और हम लोगों को इस बारे में जरूर ध्यान में रखना होगा कि कोई भी बड़ा औद्योगिक निवेश बिना एमएसएमई बेस के आगे नहीं बढ़ सकता। और ये सौभाग्य का अवसर है कि उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस मौजूद है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। Shriman Yogi Adityanath, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, how to describe him? The largest state of the Union is blossoming and flourishing under his dynamic governance. Yogi ji has turned out to be a game changer for this state, and that will help the nation. तो यूपी की ताकत देश और दुनिया देख रही है और इस ताकत को बल देता है ये चेहरा योगी आदित्यनाथ। क्या वाकई यूपी के लिए गेम चेंजर हैं? आइए शुरू करते हैं आज का डिबेट और स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का पक्ष आज रख रहे हैं हमारे साथ रतन तिवारी जी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अशोक यादव जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं सबसे पहले आज इस डिबेट को शुरू करूंगी अशोक यादव जी के साथ, क्योंकि अशोक जी, देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की चर्चा गाहे बगाहे हर जगह होती है और ये केवल मॉडल चर्चा का विषय नहीं बनता बल्कि स्वीकार्यता का विषय भी बन जाता है। इस मॉडल को स्वीकारा भी जाता है। क्या आप ये मानते हैं कि वाकई उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ एक गेम चेंजर हैं? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जाती हूँ। मुझे लगता है शायद अशोक जी से हमारे संपर्क टूट गया है, लेकिन रतन तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। आइए रतन जी से जरा पूछ लेते हैं कि वो मानते हैं, कांग्रेस मानती है क्या वाकई यूपी के लिए योगी गेम चेंजर हैं? रतन तिवारी जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल मुझे लगता है 10 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में फर्जी इनकाउंटर करने में नंबर 1, गरीबों का घर तोड़ने में नंबर 1 और झूठ बोलने में 1 नंबर। इन लोगों ने अगर विकास कार्य किया होता तो मुझे लगता है विकास कार्यों पे इन्होंने वोट मांगा होता। लेकिन आपने लोकसभा का चुनाव देखा होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आपने देखा होगा तो उत्तर प्रदेश में हर लोकसभा में सिर्फ भगवान श्री राम के नाम पे ये वोट मांगते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं मैं इनके इस फेक और इस एजेंडे की बात नहीं करता हूं। उत्तर प्रदेश में सही मायने में अगर विकास हुआ था तो 2017 के पहले हुआ था। उत्तर प्रदेश में मेट्रो अगर आई तो समाजवादी पार्टी की सरकार में मेट्रो आई, ये पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा और पूरे देश ने देखा। तो हम जो सच्चाई है, सच्चाई को एक्सेप्ट करने में हम पीछे नहीं हटते। योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित होके सिर्फ एक जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पे उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था कि मुझे मुसलमानों के वोट बिल्कुल नहीं चाहिए, 20% मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए।
तो कहीं ना कहीं अगर सबका साथ सबका विकास की अगर आप बात करते हैं तो आपको सबको लेके चलना होगा और विकास की गति को स्पीड रतन में जी, लेके किसे लेकर चलना होगा? अतीक और अशरफ जैसे माफियाओं को, या नवाब सिंह यादव जैसे बलात्कारी को? किसे लेकर चलना होगा? आपने इतनी देर तक बोला, मैं शांति से आपका ओपनिंग रिमार्क सुन रही थी, लेकिन आपके लिए सभ्य समाज की क्या परिभाषा है? दो लड़कों की जोड़ी तो उतरी, आपने लोकसभा चुनाव के परिदृश्य की बात भी कर ली, आपने 2017 की बात भी की, लेकिन अगर जनता इतनी परेशान होती भाई साहब तो 2022 में दो लड़कों की जोड़ी तो थी ना फिर उस समय भी, लेकिन चुना किसे? भारतीय जनता पार्टी को। तो आप जरा बता दीजिए कि आपकी नजर में सभ्य समाज की परिभाषा क्या है, फिर मैं जरा अशोक जी के पास जाना चाहती हूँ। देखिए, आपने दो लड़कों की बात की, लेकिन आपने चिन्मयानंद का बात नहीं की, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, जो बलात्कार किए। नवाब सिंह को जानते हैं ना, या मोहित खान को जानते हैं ना? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है रतन जी, सवाल का एक जवाब होता है। या तो आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का ये नाम लेकर अभी रत्नाकर जी बैठे हैं उसका जवाब दे देंगे, लेकिन मेरा सवाल है कि नवाब सिंह, मोहित खान, अतीक अहमद, अशरफ अहमद, ये सब लोग क्या आपकी नजर में सभ्य समाज का हिस्सा थे? ये सब गरीब थे, ये सब मुफलिस थे क्या ये लोग? नहीं होती, मैं तो बार बार कह रहा हूं, अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता लेकिन आप ही लोग तो कहते हैं कि यहाँ पर तो अपराधियों की जाति देखकर गोली मारी जाती है, यानी बड़ा अच्छा है, जहां फंसते हो वहां जाति नहीं होती, और ऐसे आप लोग सियासत के लिए जाति ले आते हो। लावनी जी, दो लड़कों ने इनको आज 35 के अंदर समेट दिया, ये 80 सीट लेने वाले थे उत्तर प्रदेश में, तो दो लड़कों ने और इंडिया अलायंस ने भारतीय जनता पार्टी को उनकी औकात दिखा दी है। और आगे आगे आप देखिए, विधानसभा चुनाव सामने है, आप देखिए क्या क्या होता है। चलिए अशोक जी, आपके पास आ रही हूँ। वैसे तो ओपनिंग रिमार्क आपका था, लेकिन आपके ही साथी रतन जी आप ही की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर दुनिया देख रही है साहब। गेम चेंजर क्या योगी जी को जब कहा जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे उदाहरण हैं और इसलिए गेम चेंजर कहा जाता है। अशोक जी, योगी जी को गेम चेंजर आप लोग कहिए या जो भी कह रहा कहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उनको जानती है कि गेम ओवर करने वाले हैं। गेम किसका किसका उन्होंने ओवर किया? इस प्रदेश के जो विद्यार्थियों का गेम उन्होंने ओवर किया। इस प्रदेश में लाखों लाख जो छात्र हैं, लाखों लाख जो अभ्यर्थी हैं, उनके पेपर लीक करा करके उन्होंने उनका भविष्य का गेम ओवर किया है। इस प्रदेश में किसानों का भविष्य उन्होंने गेम ओवर किया है। इस प्रदेश में पीडीए के लोगों का भविष्य इन्होंने गेम ओवर किया है। तो आप ही बताइए, उनको गेम चेंजर कैसे कहा जा रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा। इस 69,000 शिक्षक भर्ती एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल छोटा सा, लेस मात्र एक तिनके जैसा एग्जाम्पल है, जिसने कोर्ट ने स्टंप लगाया, मोहर लगाया। इस योगी सरकार ने जानबूझ करके पिछड़े या दलितों के आरक्षण में लूट किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने पिछड़े और दलितों का भी गेम ओवर करने का काम किया है। तो ये गेम चेंजर नहीं है। भाजपा के लिए हो सकता है गेम चेंजर हो, हो सकता है केशव मौर्य जी के लिए गेम चेंजर हो, क्योंकि उनका गेम इन्होंने छीन लिया। वो बात अलग, उनके पार्टी में किसका गेम उन्होंने चेंज किया उसमें हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए वो गेम ओवर करने वाले हैं। और किस किस का गेम ओवर किया उन्होंने, मैंने बताया। 2017 के बाद 2022 भी आया था ना, आप लोग 2022 को क्यों भूल जाते हैं? अगर प्रदेश की जनता इतनी परेशान होती तो 2022 में वापस नहीं आई होती। और बार बार ये लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए, ठीक है आप लोगों का जोश हाई है, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के परिदृश्य, दोनों का मौजू, दोनों का माहौल अलग हो जाता है साहब। 2017 की तारीख भी का साल भी तो याद, 2017 के बाद 2022 का साल भी तो याद कीजिए आप लोग। अगर इतनी तकलीफ में जनता होती तो फिर चुनती ही नहीं। मुझे लगता है शायद अशोक जी से संपर्क हमारा टूट गया। आइए रत्नाकर जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में महत्वपूर्ण यही है कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और कुछ तस्वीरें दुनिया भी देख रही है। ऑस्ट्रेलिया का जिक्र बार बार आता है कि ऑस्ट्रेलिया की तो संसद में बाकायदा उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र तक हुआ था, उसकी तारीफ तक हुई थी, लेकिन विपक्ष आपसे सहमत नजर नहीं आता। रत्नाकर जी, देखिए लावनी जी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने, रत्नाकर जी का ऑडियो प्लीज थोड़ा बढ़ा दीजिए। हाँ सर बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है जी लावनी जी, देखिए उत्तर प्रदेश बनाने योगी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और पिछले 7 साल के कार्यकाल में अगर देखें तो हर क्षेत्र में विकास का जो है काम किया गया है।
चाहे वह सड़क परिवहन से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, स्कूल शिक्षा से लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से लेकर के, हर क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं आप डेवलपमेंट देख रही हैं, प्रगति देख रही हैं, उन्नति देख रही हैं। और ये विपक्ष है, आरोप लगाएगा ही, इनका कर्तव्य है आरोप लगाना, लेकिन झूठा आरोप ना लगा। आज लावनी जी मैं बोलूंगा, इन लोगों की बात छोड़ दीजिए, ये जो भी कांग्रेस वाले, समाजवादी वाले जो भी कह रहे हैं, छोड़िए। आज एक व्यक्ति जो है बाहर से अगर वह उत्तर प्रदेश में जाता है और 2-4 दिन का प्रवास करता है और वो 10 साल पहले अगर गया रहता है, तो आज का अनुभव जो वो शेयर करता है, आकर के जो बताता है, वो बिल्कुल जो है वहां पे चीजें, परिस्थितियां बदल गई हैं। वो हर जो रोड जो 8-8 घंटे जहां पे सफर तय किया करते थे लोग बसों से, वो सफर महज 1.5 घंटे में लोग तय करने का काम कर रहे हैं। आज 24 घंटे बिजली शहरों में, 16 घंटे 17 घंटे बिजली गांव में आज मिल रही है। ये होता था क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में? ये कुछ भी कहें, लेकिन आपने ही अभी आंकड़ा बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में अपनी भूमिका को और मजबूत करने का काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग अमेरिका के जनसंख्या के बराबर है, थोड़ी कम होगी, लेकिन इतने बड़े प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का और उसको विकास के पथ पे ले जाने का काम माननीय योगी जी ने किया है और जनता देख रही है। इसलिए जनता ने दोबारा आशीर्वाद दिया है। और ये लाख आरोप लगा ले, क्यों नहीं जनता ने इनको लेकिन रत्नाकर जी, बात तो ये भी है ना, उनका जोश थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा जोश उनका हाई है। लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट रहा उसको लेकर थोड़ा जोश उनका हाई है, तो एक तो कहीं ना कहीं से आपके लिए क्या कोई ऐसा तो नहीं कि ये चैलेंज कर रहे हो, एक नैरेटिव बन जाए? हालांकि परिदृश्य दोनों अलग अलग होते हैं चुनावों के, लेकिन नैरेटिव सेट कर दिया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान या फायदा होता है। आपको लगता है क्या कि कोई नफा नुकसान हो सकता है इसका? जो होती है ना, वो बार बार नहीं चढ़ती। और काट की हांडी कैसी? झूठ बोलना, संविधान खतरे में है, झूठ बोलना कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये झूठ फैलाकर गलत नैरेटिव सेट करके और ये वोट हासिल करने का इन लोगों ने काम किया था। वो हट गया पूरी तरह से, जनता समझ चुकी है। ठीक है, इन्होंने चलिए अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें भी बहुत कुछ तय हो जाएगा। ठीक है, आप तीनों के पास मैं दोबारा आऊंगी, लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक, डॉक्टर सुनील कौशिक के पास जरा जाते हैं। ठीक है रत्नाकर जी, आ रही हूँ। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपने तीनों को ही सुन लिया, तीनों ही पार्टियां हैं, अपनी अपनी राय रख रही हैं, अपने अपने वायदे और दम भरने का जो सिलसिला अभी से ही शुरू हो गया है। लेकिन एग्जैक्टली क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप क्या महसूस कर पाते हैं? अगर योगी आदित्यनाथ का नाम आता है तो क्या विश्वास और विश्वसनीयता का दूसरा नाम आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ को माना जाए उत्तर प्रदेश के लिहाज से? देखो लावनी, कोई कुछ भी कहे, मैंने कई मुख्यमंत्रियों को बड़ा नजदीकी से देखा है, कई सरकारों को बहुत नजदीकी से मैंने देखा। निश्चित तौर से योगी सरकार की तुलना किसी सरकार से नहीं की जा सकती। और ऐसा भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया, अखिलेश यादव की सरकार ने खूब काम किया, लेकिन सारा करा धरा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के खत्म हो गया। कांग्रेस की सरकार तो है ही नहीं बहुत दिनों से, तो कांग्रेस पर तो टिप्पणी करना अलग चीज है, लेकिन निश्चित तौर से ये देखिए कि कोई भी सरकार या 35 साल बाद दोबारा रिपीट होती है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में सबसे अधिक कार्यकाल या आदित्य योगी जी का है, तो कुछ तो है। प्रदेश की जनता कुछ तो समीक्षा कर रही होगी कि दोबारा उनको सत्ता में वापस किया, 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, और उसके बावजूद भी यदि धरातल स्तर पर आप देखेंगे तो निश्चित तौर से पाएंगे कि योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, निश्चित तौर से लोग खुश हैं इस बात को लेकर के। राजनीतिक रूप से तमाम आरोप लगेंगे, जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूं उनकी बात से कि पेपर आउट हुए, लेकिन उन सरकारों के प्रवक्ताओं को यह कहने का अधिकार नहीं देता कि जिनकी सरकारों में खुद पेपर आउट हुए हों। आपने कौन से पेपर आउट करने से रोक लिए? आपके कार्यकाल में कौन सी नियुक्तियां ठीक से हो गई? कौन सी ऐसी नियुक्तियां थी जो साफ सुथरी होकर के करी आपने? कौन से ऐसे आयोग के अध्यक्ष थे जहां पर सवाल खड़े नहीं हुए? तो है, मैं मानना हूं, लेकिन यह समाजवादी पार्टी को कहने का अधिकार नहीं है कि आप भी आखंड तक उसमें डूबे हुए थे। पुलिस की भर्ती अभी आपने देखी, बहुत अच्छे से हुई,
निश्चित तौर से कुछ चीज़ें सीखने के बाद आती हैं, लेकिन जिस तरीके से आज के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति महोदय ने जो कहा, मैं 100% उनकी बात से सहमत हूं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में जल्दी ही उत्तर प्रदेश का नाम गिना जाएगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी अपेक्षा न तो हम लोग करते थे, न प्रदेश की जनता करती थी, लेकिन वो वो काम हुए। करके योगी जी ने दिखाए। चाहे वो नियुक्तियों को लेकर के हों, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हों, चाहे मेडिकल कॉलेज, तमाम विकास की बातें मैं कहूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जहां उन्होंने इतिहास लिखा है, लेकिन राजनीतिक कारणों से विपक्ष को भी संवैधानिक अधिकार है कि उनकी समीक्षा करें, उनकी कमियां गिनाएं। मीडिया का भी काम है कि जहां कमियां सरकार की रहती हैं उन पर उंगलियां उठें। समीक्षा लेकिन होनी पूरे चाहिए, देश लेकिन- में पूरे देश हाँ। में सारे मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कम उंगली उठती है। ठीक है, समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन समीक्षा सकारात्मक होनी चाहिए। अशोक जी, जिनके घर शीशे के होते हैं, कहते हैं ना, उनको दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। और वाकई अगर इतिहास के पन्ने को पलटकर देखा जाए तो जो लॉ एंड ऑर्डर समाजवाद के काल में रहा करता था, जिस समाजवाद की परिभाषा आप लोग समझाते हैं, उस समाज में माफियाओं का बोलबाला था, उस समाज में गैंगस्टर्स थे, उस समाज में बलात्कारी थे। अगर उन्हें ही समाप्त करके एक ऐसे समाज की स्थापना हो रही है जिसमें उत्तम प्रदेश वाकई परिलक्षित होता है, तो फिर गलत क्या है? अशोक जी, लावनी जी देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, तो वहीं मोदी सरकार जो एनसीआरबी का डेटा कुछ और कहता है। दोनों में समानता आपको नहीं मिलेगा। तो इससे जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार या तो झूठ बोल रही है, या तो मोदी सरकार के अधीन आने वाली एनसीआरबी झूठ बोल रही है। दूसरी बात, एडीआर की रिपोर्ट सर 2015-16 की एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने देखी है? आप अक्सर योगी सरकार के समय की एनसीआरबी रिपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन आपने अपने समय की एनसीआरबी रिपोर्ट को देखा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है? आप मुझे बता दीजिए। बात देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार की अगर कभी समीक्षा होगी तो उस पर हम लोग बहस अलग से कर लेंगे। नहीं तो आधा हो घंटे तो रही है का, ना, उसमें ये मुझे सब कोई समीक्षा ही दिक्कत तो नहीं। हो रही है, आज ही उसी पर जी, तो बहस समीक्षा, हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर जिस योगी तरह को से गेम मैं बता रहा चेंजर हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, मानते हैं, तो इसलिए लावनी तो जी, मैं मैं आपके बता समय की एनसीआरबी रिपोर्ट में क्या कहा बता गया था रहा हूं। उसकी बात कर रही हूँ। मैं बता रहा हूं, देखिए आज की डेट में क्राइम अगेंस्ट वेमेन, योगी जी नंबर 1। दूसरा, एनसीआरबी का डेटा अगर आप देख लीजिए तो जो हीनियस क्राइम है, सर रिपोर्ट ही कहती है, सर मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, हालांकि रत्नाकर जी इसका जवाब बेहतर देंगे, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है, आपको बता देती हूँ, कि महिलाओं के साथ हुए क्राइम में सबसे ज्यादा तेजी से अगर एक्शन लिया जाता है ना, तो उसमें 59% की तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आता है, जबकि पूरे देश की अगर बात कर ली जाए तो 26% के रेट से ही इस पे एक्शन लिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे पहले रिएक्ट करता है। ये भी एक दूसरा फैक्ट चीज मैं है। आपको बता दूं, लावनी जी, नहीं, मेरी ये बात रिपोर्ट हो आपको जाती है। पता होनी चाहिए, जिसका जिक्र मैंने मुझे किया। पता है, हाँ। मुझे पता है, मुझे पता है। दूसरी चीज आप बताइए, आपके समय दूसरा में जो- आज भी आपके साथ कुछ ऐसे चेहरे जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप है, लेकिन आप लोग तब भी बच्चियों के डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, आपकी मुखिया डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। सोचिए आपने कितना एक मुश्किल लाइन भरा बोली है थी। देखिए लावनी जी, बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपने एक लाइन बोली थी, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों को पत्थर नहीं उछालते। आप स्वामी चिन्मयानंद को क्यों भूल जा रही हैं? गृह राज्य मंत्री संत का चोला ओढ़े, काहे भूल जा रहे हैं उनको? योगी जी उनकी मुकदमे भी वापस करने का प्रयास किए थे। आप ब्रिजभूषण सर 14 आतंकियों जा रही हैं? के मुकदमे सुन तो आप लीजिए, लोगों ने सुन भी लीजिए, वापस लिए थे। मैं लावनी जी, स्पोक पर्सन मेरी नहीं हूँ बात हो जाने बीजेपी की, दीजिए। मैं उनको भी बहुत मेरी आईना बात हो दिखाने जाने वाली दीजिए। हूँ, मेरी- बीजेपी नहीं, को भी नहीं, आईना देखिए, दिखाऊंगी, लेकिन आपके लावनी जी, आईने पे लगी हुई धूल को साफ करना भी मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल है। बिल्कुल साफ करिए, साफ करिए, मैं भी साफ कर रहा हूँ। आप अगर बलात्कारियों की फहरिस्त निकालेंगी ना, तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा बलात्कारी भाजपा में है, रत्नाकर सबसे जी। ज्यादा बलात्कारी भाजपा में है। दूसरी बात, आपने अभी रत्नाकर जी ने कहा 2017 के पहले जो लोग आए होंगे वो उत्तर प्रदेश की दशा नवाब दिशा क्या सिंह और देखे मोहित होंगे। खान पर कुछ 2 लाइन बोल दीजिए साहब। मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोल दीजिए। मैं बोल रहा हूँ। नवाब सिंह की बात जहां तक है, हाँ भारतीय जनता पार्टी का एक गुट उनको फंसा रहा था, दूसरा गुट उनको बचा रहा था। अरे इस साहब, बात को डीएनए माननीय टेस्ट की हमारे डिमांड आप राष्ट्रपति लोगों ने जी की थी, डीएनए में प्रूफ हो गया कि क्या है क्या नहीं है। आप ही लोग भाजपा डीएनए जिला टेस्ट की मांग कर रहे थे ना, डीएनए टेस्ट में क्या साबित हो गया? भाजपा के तत्कालीन जिला अध्यक्ष जी थाने तक गए थे उनकी पैरवी करने। आप काहे भूल जा रही हैं? नवाब सिंह अरे भाजपा का आदमी है डीएनए भाई। टेस्ट के बाद दूसरी जो बात, रिजल्ट सामने आया उसको नजरअंदाज कर देंगे क्या अशोक जी? नवाब सिंह भाजपा का आदमी है, मैं आपको डिट्टो बता रहा हूँ। अच्छा गारंटी नवाब, के साथ तभी बता रहा हूँ। जूही सिंह किसकी आदमी है? जूही सिंह किसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही है? सिंह हमारी प्रवक्ता है। और वो तभी डीएनए टेस्ट की मांग कर रही थी, वो आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वो डीएनए टेस्ट की मांग कर रही थी, नवाब सिंह के डीएनए टेस्ट की, और आप कह रहे हैं नवाब सिंह बीजेपी के प्रवक्ता। कितना कंफ्यूजन में रहते हैं आप लोग। लावनी जी, डीएनए टेस्ट एक साइंटिफिक एविडेंस माना जाता है कोर्ट में।
हाँ अगर सर, साइंटिफिक एविडेंस के बिल्कुल बिना सही आप आपने किसी को सजा कहा। देना चाहती तो हैं, तो उसी हम क्या कर एविडेंस के सकते हैं? तहत आपके साथ आपका जो साथी था, जिसे आपने कहा कि आप हमारे साथी नहीं, हमारे साथ के नेता नहीं है, आपके आज की तारीख की राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपके कई बड़े नेता डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे और डीएनए टेस्ट में नवाब सिंह के डीएनए ऊपर आरोप टेस्ट तय की हो मांग गए। करना कोई क्राइम नहीं है लावनी जी। डीएनए टेस्ट की मांग करना कोई क्राइम नहीं है, उसी कानून के तहत आता है जिस कानून के तहत कोर्ट में एविडेंस के तौर पे डीएनए टेस्ट की क्या जो है लगाया जाता है। दूसरी बात, मेरी बात हुई नहीं पूरी। हाँ, पूरी कर लीजिए सर। देखिए, हाँ देखिए, भाजपा के साथी ने कहा कि 2017 के पहले लोग आते थे तो उत्तर प्रदेश की क्या दशा देखे थे, उसके बाद आते हैं तो क्या दशा देखेंगे। लखनऊ में मेट्रो हम लोगों ने बनवाई थी। लखनऊ में जो 2017 में मेट्रो बैठा होगा व्यक्ति, वो व्यक्ति आज अगर 7 साल बाद, 7.5 साल बाद भी आया होगा लखनऊ में, तो देखा होगा कैसी नाकारी योगी सरकार है। एक स्टेशन मेट्रो नहीं बढ़ा पाई, सिंगल स्टेशन लखनऊ मेट्रो नहीं बढ़ी है। 2017 के पहले जो लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चढ़े होंगे लावनी जी, आज अगर वो कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे तो उनकी पूरी की पूरी गाड़ी गायब हो जाती है। मिस्टर इंडिया में जैसे अनिल कपूर घड़ी लगाता था ना, बटन दबाते ही चीजें गायब हो जाती थी, रत्नाकर जी इतने बड़े जवाब बड़े दीजिए। गड्ढे कि चीजें गायब हो जाती थी। तो रत्नाकर ये जी। अच्छा, 2017 के पहले लावनी जी हमने NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के तौर पे हमने पुलिस को इंपावर करने का काम किया टेक्नोलॉजिकली, और उनको संसाधन प्रोवाइड किया। लखनऊ में रत्नाकर एक जी। उच्च क्वालिटी का हमने पुलिस मुख्यालय दिया है, हमने पुलिस को इनोवा दिया, हमने पुलिस को बोलेरो दिया, हमने रत्नाकर पुलिस सिंह को जी, अपाचे क्या दिया हमारे है। साथ अभी? इन लोगों ने क्या दिया पुलिस को? इन लोगों ने पुलिस को आताताई बनाया है, इन लोगों ने पुलिस को ब्रूटल बनाया है। अब पुलिस की ब्रूटैलिटी आज जनता के ऊपर हावी हो रही है। हमने अच्छा, पुलिस को लैपटॉप ब्रूटल दिया बना छात्रों दिया। को। पुलिस अगर अपराधियों का खात्मा कर रही है तो वो ब्रूटल हो जाती है। अच्छा, उसको क्रिमिनल बना दिया। अगर नहीं, सभ्य समाज में देखिए, अगर वही बलात्कारियों NCRT का इनकाउंटर हो जाए, अगर डाटा, डकैतों का NCRT इनकाउंटर हो जाए डाटा, तो पुलिस के NCRT ऊपर डाटा सवाल। कहता है, वाह भाई साहब, NCRT डॉक्टर का सुनील डाटा कौशिक। कहता है, कस्टोडियल डेथ में हाँ। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कस्टोडियल डेथ में ये जो भी- कस्टोडियल डेथ हाँ। कौन करवाता है? डॉक्टर सुनील पुलिस कौशिक। के ही अंदर होता है ना। जो डॉक्टर भी सुनील अशोक कौशिक। यादव जी गिना रहे हैं ना विकास की गाथा, वो लास्ट के 6 महीने की है। 4.5 साल अशोक जी क्या किया? इनोवा आपने दी अंतिम समय में जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी। वुमेन पावर की बात कर रहे हैं, वो 3 महीने पहले आपने दिया। मुख्यालय की बात हो रही है, वो 4.5 महीने पहले दिया। तो आपने 6 महीने पहले देने की कवायद की। और ऐसा नहीं है कि इस बात को लेकर के अखिलेश यादव जी चिंतित नहीं थे, निश्चित तौर से चिंतित थे। अंतिम समय में जब समाजवादी पार्टी की मीटिंग के वीडियो आपने भी देखे होंगे और पूरे देश ने देखे कि इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री लाचार दिखाई दे रहा था। न वो नियुक्तियों में उनकी चल पा रही थी, न मंत्रालयों में उनकी चल पा रही थी, किसको मंत्री बनाना है, किसको कैबिनेट मंत्री बना रहा है। और ऑन कैमरा पहली बार देखा गया कि चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति भी पैर पकड़ने से होती है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जाओ सिंगल नेताजी के पैर पकड़ लो, मैं चीफ सेक्रेटरी बना दूंगा। तो ऐसी स्थितियां प्रदेश ने देखी हैं। अखिलेश यादव में कोई कमी नहीं, उन्होंने पूरा भरसा प्रयास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्वों ने इस प्रदेश को अराजकता में झोंक दिया था। यह बात भी बड़ा सत्य है। आपने उस टेक्नोलॉजी की बात की, बहुत अच्छी बात की, लेकिन वो भी बात नहीं की कि थाने में, दफ्तरों में सीओ, इंस्पेक्टर और एसपी जैसे लोग पिट रहे थे। वो भी आपने बात नहीं की कि जिस तरीके से अधिकारियों पर जबरदस्ती काम करने का प्रेशर डाला जाता था। वो भी आपने नहीं किया कि सुबह उठा करके शाम को पैसे मांगे जाते थे, किडनैप किए जाते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए इस प्रदेश की जनता ने देखे हैं। और अखिलेश यादव ने दूर जाने का प्रयास भी किया अशोक जी, ये भी आप बात मानिए, लेकिन उनकी चल नहीं पाई। उन्होंने 2017 के चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए अराजक तत्वों ने उनको स्वीकार नहीं किया। इसलिए अखिलेश यादव को पुनः फिर उधर वापस करना पड़ा, अपने कदम वापस करने पड़े। तो ये तो बात मानना पड़ेगा कि निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी ने एक सुखद प्रयास किया था, लेकिन इसलिए वो असफल समाजवादी पार्टी हुई। अखिलेश यादव इसलिए असफल हुए कि उनके आसपास के इर्द गिर्द के जो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया ईमानदारी से। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि नाम पार्टी का समाजवादी है, लेकिन जिस समाजवाद में, जिस हम सभ्य समाजवाद की बात करते हैं, क्या उसकी तस्वीर उतर पाई थी? ये बड़ा सवाल था। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा अशोक जी। उत्तर प्रदेश की हो रही है, उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर की हो रही है। उत्तर प्रदेश बन रहा है और खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र हो रहा है। बहुत सारे सवाल थे, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, रत्नाकर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम उन तक फिर से जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि कांग्रेस से रतन तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। रतन जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए, किसी भी राज्य के लिए, जैसे मैं बार बार कह रही हूं, सभ्य समाज
इसका समर्थन आप भी करेंगे। और जब हम माहौल की बात करते हैं, देखिए 2017 में एक आंकड़ा है जो ये कह रहा है कि 2017 में जो निवेश हुआ करता था वो बहुत कम था। 2018 में, माफ कीजिएगा, 2018 में जो निवेश था 4.68 लाख करोड़ के लगभग था, यानी 5 करोड़ के आसपास समझ लीजिए, 4.5 करोड़ के आसपास। लेकिन 2023 आते आते निवेश का आंकड़ा 33.5 लाख यानी 34 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो ये तो तभी संभव हो पाएगा ना जब माहौल अच्छा मिलेगा। अच्छा माहौल मिला, निवेश ज्यादा हुआ। रतन जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और होना भी चाहिए। लेकिन लावनी जी, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश को स्पीड की गति पे अगर किसी ने पहुंचाया है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने पहुंचाया था। तो अगर निवेशक वहां पे निवेश कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है और होना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पिछली सरकारों को भी उसका फायदा मिलना चाहिए, या पिछली सरकारें जो हैं उनको उसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो गति प्रदान की थी उस गति से आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आज दुखी है, युवा परेशान है, महंगाई आसमान पे है, महिलाओं के साथ बलात्कार आए दिन हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस या उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ हाथ पे हाथ रख के तमाशा देख रही है। आपने हाथरस भी देखा होगा, आपने उन्नाव भी देखा होगा, और तमाम जगह जगह जहां जहां डबल इंजन की सरकार है ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। मैं जहां बैठा हूं, मेरे जिले में कल एक भाजपा का जिला उपाध्यक्ष ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया है और वो फरार हो गया है। आप तमाम जगह आप देखेंगे तो आपके पास भी खबर पहुंच जाएगी। इतनी ही मुखरता के साथ अगर आप लोगों ने मोहित खान पर प्रतिक्रिया दी होती तो मुझे अच्छा लगता, और मैं समझती कि आप सेलेक्टिव अप्रोच के साथ बच्चियों की या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ सोच रखते हैं। आप कलेक्टिव अप्रोच के साथ, माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ तो आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। आपको मोहित खान पर कोई टिप्पणी करते हुए मैंने नहीं सुना, आप लोगों को नवाब सिंह यादव पर कोई टिप्पणी करते हुए मैंने नहीं सुना। तो फिर इसे क्या माने, कितना मान लें आप लोगों के ऊपर उत्तर प्रदेश की महिलाएं, कितना विश्वास कर लें? नवनी जी, मैं आपको बार बार कहता हूं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। हम उसे हिंदू और मुसलमान में बांटने का जो काम हिंदू करते मुसलमान हैं, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने तो नवाब सिंह यादव बोला, मोहित खान बोला, मैं वीरेंद्र सिंह बोल रही हूँ, मैं तो नाम ले रही हूँ। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपराधी अपराधी होता है। इसमें हिंदू मुसलमान करके नहीं बांटना चाहिए। जो अपराधी है, जो अपराध करेगा, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे खुलेआम इनकाउंटर होना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन एक जाति के ऊपर लगातार टारगेट करना, उसे सेलेक्टेड बता के उसका इनकाउंटर करना, ये सरकार का जो कहाँ सेलेक्टेड सर? एनकाउंटर की अगर आप बात करेंगे तो फहरिस्त सामने है। एनकाउंटर में यादवों को अगर वो अपराधी है तो उसका भी एनकाउंटर हुआ है, ब्राह्मण है तो उसका भी एनकाउंटर हुआ है, ठाकुर है तो उसका भी एनकाउंटर हुआ है, मुसलमान है तो उसका भी एनकाउंटर हुआ है। आप लोग हिंदुओं को जाति में तोड़े, लेकिन हमारे लिए तो हिंदुओं को हम जाति में नहीं तोड़ते, लेकिन आप लोगों की स्मृति पटल पर ये बताना जरूरी हो जाता है। दुरुस्त कर देता हूँ। मैं महाराष्ट्र में आप देखिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आप उस सवाल का जवाब नहीं देके दाएं बाएं हो रहे। आपने अभी कल का एक उदाहरण दिया, आप भाजपा का नाम ले रहे थे, भाजपा पर रिएक्शन देने के लिए रत्नाकर जी को प्रयास किया जा रहा, अभी वो नहीं है। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि मोहित खान पर अगर बलात्कार का आरोप है तो उस पर अभी तक आप लोगों की कोई टिप्पणी क्यों नहीं आई? क्यों ऐसा होता है कि समाजवादी पार्टी के सांसद उनको बगल में गलभैया करके चलते हैं और उस तस्वीर पर कई प्रतिक्रियाएं आती है, लेकिन कांग्रेस अपनी मौन साधना को जारी रखती है? यानी आप लोगों का मौन समर्थन है, आप सेलेक्टिव ही तो हुए। नवाब सिंह यादव पर डीएनए टेस्ट के बाद रिजल्ट भी सामने आ गया, आरोप भी तय हो जाता है, वो रेपिस्ट भी कहला देते हैं, लेकिन कांग्रेस चुप। क्या माने इसे सर? मैं बार बार कह रहा हूं और बार बार यही कह रहा हूं कि जिसके ऊपर आरोप तय हुए हैं, अगर वही व्यक्ति कल भाजपा ज्वाइन कर ले तो भाजपा के प्रवक्ता और आप लोग बड़े ईमानदारी से उसे ईमानदारी का हमारी बात मत कीजिए, अपनी बात कीजिए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये आपके ही नेता का नारा है, लेकिन वो भी लड़कियों को राज्य देखकर वो उनके साथ खड़ी होती हुई नजर आती है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़कियों के साथ अगर कोई मजबूती से दमदाटी से लड़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ी है। जंतर मंतर कहाँ लड़ी सर, कहाँ लड़ी? अभी
बबीता फोगाट तक आप लोग पहुंच गए, लेकिन बबीता फोगाट तक आप लोग पहुंच गए, आप अयोध्या उस बच्ची के पास क्यों नहीं पहुंचे? 12 साल की बच्ची जिसे प्रेग्नेंट हो गई, जिसके जीवन पर बनाई, कहां पहुंची प्रियंका गांधी उस बच्ची से मिलने के लिए? कहां उसके सर पर हाथ रख के कहा कि जो आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? उस बच्चे की मानसिक स्थिति का क्या जानकारी लेने की भी उन्होंने थोड़ी सी भी कोशिश की क्या सर? लावनी जी प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर तो भेज दीजिए। देखिए आप पहुंच गए मणिपुर पे। यही होता है आप लोगों के साथ, जब आपकी तरफ उंगली उठती है, जब आपकी तरफ उंगली उठती है तो आपको भाजपा में योगी और प्रधानमंत्री मोदी याद आने लगते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पे कुछ नहीं कहना सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो बोलते हैं सच करते हैं। राहुल गांधी जी मणिपुर भी गए थे, राहुल गांधी जी हाथरस भी गए थे, प्रियंका गांधी अयोध्या गए थे सर, अयोध्या गए थे, कन्नौज गए थे, या लखनऊ में एक कपल के साथ जो हुआ था वो दुनिया ने देखा था, उस कपल से बात करने की कोशिश की गई थी राहुल गांधी की तरफ से। मोहब्बत की दुकान, वो भी सेलेक्टिव दुकान। कमाल की बात करते हैं। मोहब्बत से आपको नफरत हो गई? नहीं, हमें तो मोहब्बत से मोहब्बत है, लेकिन मुझे मोहब्बत की सेलेक्टिव अप्रोच से बहुत नफरत है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल रही है। हाँ सर, आपको तो खुशी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर कि आप लोगों की इस मोहब्बत की दुकान में उन साथियों के साथ आपका साथ है जो आतंकियों के लिए आंसू बहाते हैं, जो आतंकियों की सपोर्ट में आकर खड़े हो जाते हैं, जो 14 आतंकियों के लिए बेल की अपील करते हैं, वो सब आपकी मोहब्बत की दुकान के लोग हैं। डॉक्टर सुनील, हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुनील, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, फिर जाती हूँ। आपकी अनुमति हो तो मैं बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सुनील प्लीज। मैं दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ, हुआ क्या? तिवारी जी, हाथरस कांड पे क्या हुआ? हाथरस कांड में यही हुआ था कि रात को उस बच्ची को जला दिया गया। हुआ क्या? जिन पे आरोप लगे वो तो छूट गए, कोर्ट ने छोड़ दिया उनको, कोई सबूत नहीं रख सके। आपके बड़े बड़े एडवोकेट, आपके एडवोकेट की बड़ी फौज है, उनके साथ खड़ी नहीं हुई, वो बाहर है जेल से। छोड़ दिया गुजरात में। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपके पास जितना बड़ा बवाल हाथरस कांड को लेकर के किया, और सुनिए ना, अरे सुन लीजिए, वो होना भी चाहिए विपक्ष होने के नाते, लेकिन यदि वो कुछ वर्षों बाद रिहाई कोर्ट कर दे और सबूतों के अभाव में कोर्ट रिहाई कर दे, फिर राजनीतिक लोग चुप क्यों हो जाते हैं? कोई चुप नहीं हुए। सरकार बदलने दीजिए ना, सारे के सारे लोग नाप दिए जाएंगे। अरे कोर्ट ने कर दिया, अब इसमें भी नापे जाएंगे। हाई कोर्ट, अरे भाई हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, और ये टिप्पणी की कि कोई सबूत उनके पक्ष में। सुन लीजिए ना, सरकार बदलने दीजिए। अरे सरकार बदलने से कोर्ट थोड़ी बदल जाएंगे, सरकार बदलने से कोर्ट बदल जाएंगे क्या? किसी को पक्षा क्यों? नहीं जाएगा। आपने बड़े एडवोकेट के साथ उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की, हाई कोर्ट में की, जो भी है। आपको राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो धरना प्रदर्शन चलेगा, लेकिन उस मामले में यदि कोई बरी हो जाए तो आप लोग मौन धारण कर लेंगे। फिर आप दबा दिया गया होता, उस मामले को खत्म कर दिया। कहां कर दिया? 1 साल हो गई इसको रिहाई हुए 2023 में हुए, और 2023 से कांग्रेस मौन, समाजवादी पार्टी मौन, बहुजन समाज पार्टी मौन। सरकार क्या कर रही है? अरे सरकार, आप क्या कर रहे हो? आप सरकार पे आ गए, अब सरकार पे। अभी तो आप मणिपुर का दे रहे थे, अभी तो आप मणिपुर का एग्जाम्पल दे रहे थे आप। मुझे नहीं मालूम, आपने हाथरस कांड का नाम दिलाया तो मुझे याद आ गई कि हाथरस कांड पे जो बवाल किया, देखा था ना सोनिया गांधी जी को नोएडा बॉर्डर पर किस तरीके से पुलिस के हाथों के साथ हाथापाई की थी, उसी कांड को लेकर के। और उसमें बातचीत बड़ी हो जाते हैं, प्रियंका गांधी चुप, राहुल गांधी चुप, कपिल सिब्बल, मनु संघवी, ये सारे बड़े लोग चुप हो गए उस पर। देखिए सेलेक्टिव अप्रोच इसी को कहते हैं। जल्दी से 20 सेकंड में अशोक यादव जी, बहुत देर से आप जो बैठे हुए हैं, क्योंकि आपकी पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट रोल उत्तर प्रदेश में निभाती हुई नजर आ रही है, और अभी तो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। उसके पहले बहुत सारी बातें आप लोगों की तरफ से भी कही जा रही है, बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही है। लिटमस टेस्ट होना है सर, तैयार है? देखिए लावनी जी सेलेक्टिव अप्रोच की बात अभी कर रही थी, मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि अयोध्या में अभी एक दलित समाज की बेटी के साथ जो राम मंदिर में काम करती थी, उसके साथ भी इसी तरह जघन्यता हुई, और सरकार भी चुप, मीडिया भी चुप। पता नहीं क्या चक्कर है। नवाब सिंह पे सब चिल्ला रहे हैं, और वहां पे दूसरे वाला जो केस हुआ था उसको सब चिल्ला रहे हैं। तो सिलेक्टिव अप्रोच इसको भी कर सकते हैं। अभी सुनील जी ने कहा हाथरस वाला मामला, सुनील जी, अयोध्या वाले दूसरे वाले, सुन लीजिए ना, अयोध्या वाले दूसरे प्रकरण पे 50 डिबेट में कर चुका हूं। वो भाजपा ने उसको लाद के बाहर कर दिया, भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने उस खान को अभी तक पार्टी से नहीं निकाला। हाथरस वाली कांड की बात आपने किया, यही तो दुख है कि सैया भाई कोतवाल अब्दर काहे का, बीएचयू के रेपिस्टों की जमानतें हो जाती हैं,
लचर पैरवी की वजह से हाथरस के आरोपियों की जब हो जा रही है, लचर पैरवी की वजह से योगी सरकार लचर पैरवी कर रही है अपने लोगों को बचाने के लिए। सुनील जी, इस बात को मानिए आप, योगी सरकार लचर पैरवी कर रही है भाई। लचर पैरवी होती तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ सीबीआई केस बंद नहीं करती आय से अधिक संपत्ति में। सबसे बड़ी बात इसको ये मानिए है, आप। सबसे बड़ी बात ये भी है, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है समय की कुछ सीमाएं हैं। अब आप लोगों को ऑलरेडी मैंने 2 मिनट ज्यादा दे दिया, मुझे बार बार समाप्त के लिए कहा जा रहा है, लेकिन देखिए इतना जरूर है, समाजवादी पार्टी का जोश आई है, आप लोग लोकसभा चुनाव के नतीजों से आपका जोश आई है, लेकिन याद रखिएगा जब आप समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद एक सभ्य समाज के आधार से तैयार होता है, और इसीलिए आने वाले चुनाव में उस सभ्य समाज का जिक्र भी जरूर होगा अशोक जी, इसलिए आकलन जरूर करिएगा। मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। रत्नाकर जी से शायद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बात नहीं हो पाई, दोबारा उनके साथ पुनः जुड़ने का प्रयास करेंगे। आज के रण क्षेत्र में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।